ससुराल आए अतिथि। आरती के ससुर जी की कुछ ही दिनों पहले मौत हुई थी और बस इसी वजह से घर के हालात काफी बिगड़े हुए थे, क्योंकि आरती के ससुर जी के इलाज में काफी पैसे लग गए थे, जिस कारण आरती का पति विराज काफी कर्ज में डूब गया था। आरती के घर की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आरती हिम्मत नहीं हारती और सबको दिलासा देती रहती है कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी को नहीं संभाल पा रही थी तो वो थी उसकी सास सुभद्रा, क्योंकि पति के जाने के बाद उनकी हालत खराब होने लगी। आरती अपने ससुराल के साथ साथ अपनी सास का काफी ख्याल रखती। इसी के साथ आरती अपनी पूजा कभी नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक सुबह आरती की सास सुभद्रा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। आरती, आरती देखो माँ को क्या हुआ है। विराज आरती को आवाज लगा रहा था, पर फिर भी आरती विराज के पास नहीं जाती। पर विराज की आवाज सुनकर उसकी भाभी रीटा वहां आती है। क्या हुआ देवर जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? भाभी देखिए ना, माँ की तबीयत कितनी खराब हो गई है। आप एक काम कीजिए, आप एम्बुलेंस को फोन कीजिए। विराज की बात सुनकर और अपनी सास की हालत देखकर रीटा तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और कुछ ही देर में विराज अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं रीटा अपनी देवरानी को घर के मंदिर में पूजा करते देखती है। आरती, तुमने तो हद ही कर दी। अरे विराज तुम्हें न जाने कब से आवाज दे रहा है, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। आरती अब अपनी पूजा खत्म करके मंदिर से बाहर आती है और अपनी जेठानी को जवाब देती है। माफ करना दीदी, पर मैं पूजा कर रही थी और पूजा के बीच उठना पाप माना जाता है। हाँ, भले ही घर में कोई मर ही क्यों ना जाए। अरे तुम्हें पता भी है कि माँ जी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब होगी है, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हें तो बस अपनी पूजा दिखाई देगी। रीटा गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं आरती एक बार फिर मंदिर में जाती है और अपनी सास के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी अरदास लगाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? हे माँ, अब तू ही है जो मेरे घर को इस मझधार से बाहर निकाल सकती है। हमारी रक्षा करो माँ, रक्षा करो। आरती अपनी बात पूरी करके वहां से चली जाती है। कुछ घंटे बाद विराज अपनी माँ को घर ले आता है और अपने ऑफिस जाता है। पर जैसे ही विराज अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसके कैबिन के बाहर ही खड़ा था। वो उस पर चिल्लाने लगता है। विराज, ये तुम्हारा ऑफिस है, ना कि कोई पार्क कि जब तुम्हारा मन करे तुम ऑफिस आओगे और जब तुम्हारा मन करेगा तुम ऑफिस से बाहर जाओगे। आई एम सॉरी सर, लेकिन तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई क्या? अरे शर्म करो, जो हमेशा तुम अपनी माँ का बहाना देते हो। भगवान ना करे अगर तुम्हारा ये बहाना कभी सच हो गया तो। सर, मैं कोई बहाना नहीं दे रहा हूँ, बल्कि सच में मेरी माँ की तबीयत खराब थी। मैं जानबूझकर छुट्टी या हाफ डे नहीं लेना चाहता था। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। तो ऐसा करते हैं, अब तुम्हारी माँ की तबीयत भी काफी खराब है और इस समय तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारी जरूरत होगी। हाँ, इसलिए तुम लीव ले लो। इससे हमारा भी नुकसान ही होगा और तुम अपनी माँ का और अपने घर का भी अच्छे से ध्यान रख पाओगे। सर, मैं लीव लेना नहीं चाहता बिकॉज मुझे अभी जॉब की नीड है। मेरी फैमिली की कंडीशन भी ठीक नहीं चल रही। तुम्हारी हरकतों को देखकर लग तो नहीं रहा कि तुम्हें कोई जरूरत है। तुम्हें जरूरत होती तो तुम ऑफिस में इस तरह अपनी नहीं चलाते। सर, बट शट अप। और अगर तुम्हें लीव नहीं लेना है तो तुम अपना ऑफिस बदल सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है जो ऑफिस को ऑफिस ही ना समझे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना बोलकर विराज का बॉस वहां से चला जाता है। विराज भी उदास होकर अपने घर चला जाता है। विराज को इतनी जल्दी घर पर देखकर आरती कहती है, विराज जी, आप इतनी जल्दी घर पर? विराज आरती के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। विराज की ऐसी हालत देखकर आरती कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसको ऐसे टूटता हुआ भी नहीं देख पा रही थी। आरती की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। विराज जी, आखिर हुआ क्या है? आप इतना क्यों रो रहे हैं? आरती, आरती, सब खत्म हो चुका। अरे पर क्या हुआ है, कुछ तो बताइए। मेरी जॉब छूट गई आरती। एक तो माँ की तबीयत खराब है, ऊपर से जॉब नहीं। समझ में नहीं आ रहा अपना कर्ज कैसे निपटाऊं। जॉब नहीं, माँ की तबीयत खराब, घर में 1 रुपया नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। विराज जी, आप चिंता मत कीजिए, माता रानी सब ठीक कर देगी। वो हमारे साथ है ना, वो हमें कभी निराश नहीं करेंगी। आरती जैसे तैसे विराज को दिलासा देती है। ऐसे ही अब समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ उसके ससुर के इलाज के लिए लिया गया कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रीटा आरती के पास आती है। आरती, घर में 1 रुपया नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो तुम मुझे दे दो, मैं कुछ राशन लेकर आ जाती हूँ। भाभी,
इस समय तो मेरे पास भी पैसे नहीं है, क्योंकि आप जानती हैं कि विराज जी की जॉब छूट गई है। आरती, अगर यही हाल रहा तो हम क्या करेंगे? हमें रोड पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। माँ जी की दवाइयाँ लानी है, घर में राशन नहीं है, राशन भरवाना है, लेकिन हमारे घर में 1 रुपया नहीं है। दीदी, आप माँ जी का ख्याल रखिए, मैं एक बार राशन वाले भैया से बात करके आती हूँ, क्या पता वो हमें कुछ उधार दे दे। इतना बोलकर सीधा आरती राशन वाले के पास जाती है और उधार मांगती है। आरती बहन, पिछले 2 महीने से तुम उधार लेकर जा रही हो। हम तुमसे पैसे नहीं मांग रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बार बार हमसे उधारी लेती रहो। अरे एक ना एक दिन तो तुम्हें पैसे चुकाने होंगे ना। हाँ भैया, मैं जानती हूँ, मैं पिछले 2 महीने से उधार लेकर जा रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ी घर की कंडीशन ठीक नहीं है। प्लीज़ आप मेरे घर के हालात को समझिए। जैसे ही विराज की नौकरी लगती है और उनकी पहली सैलरी आती है तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। ठीक है बहन, तुम बोल रही हो इसलिए हम दे रहे हैं, क्योंकि तुमको हमने अपनी बहन बोला है। पर ध्यान रहे, हम ज्यादा समय तक उधार नहीं दे पाएंगे, आखिर हमारे भी पेट का सवाल है। आरती राशन लेकर सीधा अपने घर जाती है और शाम की पूजा करने लगती है। उसे पूजा करता देख रीटा उसके पास आती है और उसे पूजा करने से मना कर देती है। आरती, तुम ये पूजा क्यों कर रही हो? जब तुम्हारी माता रानी हमें इतने दुख दे रही है तो क्यों उनकी पूजा करना? नहीं दीदी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज भले ही वो हमें इतने दुख दिखा रहा है, लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, अगर हमारे बुरे दिन हैं तो हमारे अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। सब उम्मीद हार चुके थे, लेकिन आरती अपनी पूजा नहीं रोकती, क्योंकि उसे तो विश्वास था समय बदलता है, उसका भी बदलेगा। समय का पहिया यूं ही चलता है, लेकिन उन लोगों का समय नहीं बदलता। अब तो आरती की पूजा करने से विराज और रीटा भी उसके खिलाफ होते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन आरती की ननद साधना उनके घर आती है, जिसे देखकर रीटा कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? भाभी, ये घर मेरा भी है, ये मेरा मायका है। मेरा जब मन करेगा मैं यहाँ आऊंगी रहने के लिए। और वैसे भी माँ की तबीयत इतनी खराब है, लेकिन आप लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि माँ इस हाल में है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आप परेशान हो। ये घर भी आपका ही है दीदी। मेरा भी नहीं, ये मेरा ही है, वो घर मेरा नहीं है। जो आदमी मुझे मेरी माँ से मिलने नहीं देता, मैं उस घर में रहकर क्या करूंगी? मतलब ये कि मैं अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले मुझे यहाँ आने ही नहीं दे रहे थे। मैं अपनी माँ के बिना कैसे रह जाऊं? जब मुझे इस बात का पता है कि मेरी माँ की हालत खराब है, तो मैं उन्हें इस हालत में कैसे छोड़ दूं भाभी? बस इसीलिए गुस्से में मैं यहाँ आ गई। साधना की ऐसी बात सुनकर आरती और रीटा एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। आखिर बोलते भी तो क्या, साधना उनकी ननद जो थी। अब साधना भी अपने मायके आकर रहने लगती है। समय ऐसे ही बीतता है और बीतते समय के साथ आरती के घर का कर्जा और ही बढ़ता जा रहा था। अपने घर के हालातों को देखकर आरती और रीटा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों देवरानी जेठानी क्या करें। वो दोनों आपस में बैठकर अपने घर की कंडीशन की बात कर रही थी, तभी उनके कानों में किसी की आवाज आती है। दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो? देखो मैं आ गया। आवाज सुनकर रीटा आरती से कहती है, आरती, ये आवाज तो तेरे भाई की लग रही है। कहीं तेरा भाई यहाँ तो नहीं रहने आ गया? पता नहीं दीदी, चलिए बाहर हॉल में चलकर देखते हैं। आरती और रीटा बाहर आते हैं, जहां वो राहुल को देखते हैं। राहुल को देखकर आरती के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो उसे गले लगा लेती है। राहुल, तू यहाँ क्या कर रहा है? मतलब तेरा यहाँ आना कैसे हुआ? बस ऐसे ही दीदी, किसी काम से शहर गया था, रास्ते में आपका घर पड़ रहा था, तो सोचा कुछ दिन क्यों ना आपके घर रह लिया जाए। ये तो तूने बहुत अच्छा किया राहुल, लेकिन अभी मेरे घर की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। मतलब तेरे जीजाजी की जॉब चली गई है और हम कर्ज में भी डूबे पड़े हैं। साथ ही साथ मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं है। हे भगवान, दीदी आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। अरे एक बार मुझे बताती तो सही, मैं जीजाजी की नौकरी यूं लगवा देता। राहुल, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं पराया हूं, यही ना? दीदी आखिरकार आपने मुझे पराया बना ही दिया। अरे मैं आपका कजिन हूं तो क्या हुआ, हूं तो भाई ना। नहीं राहुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझे अपना सगा भाई ही मानती हूँ, लेकिन मैं सच में तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं दीदी, आपको जैसा ठीक लगा आपने किया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं जीजाजी की नौकरी 2 दिन के अंदर लगवा दूंगा। आप मुझे बस 2 दिन का समय दो। राहुल की बात सुनकर आरती उसकी बात मान जाती है और राहुल अब आरती के ही घर में रहने के लिए रुक जाता है।
कुछ देर बाद राहुल आरती की सास सुभद्रा के पास जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी सास बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही। उसकी सास को देखकर राहुल सुभद्रा के सर पर हाथ रखता है और मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। शाम को जब विराज घर आता है तो अपने साले को देखकर कहता है, अरे साले साहब, आप यहाँ? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? अब क्या कहूँ जीजा जी, आप तो मुझे बुलाते नहीं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आपके घर आ जाऊं। राहुल, यहाँ बुलाने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। अब मैं तुम्हें अपने घर के हालातों के बारे में क्या ही बताऊं। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है जीजा जी, मुझे सब पता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपकी बात अपने दोस्त से कर ली है, वही आपकी नौकरी बड़ी ही अच्छी कंपनी में लगवा देगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या बात करते हो? अरे स्ट्रगल से मैं बिल्कुल नहीं डरता साले साहब, बस डर लगता है तो अपनी फैमिली से। मेरी फैमिली को किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो, बस इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात है जीजा जी तो आप चिंता मत कीजिए, कल शाम तक आपके पास कॉल आ जाएगा और परसों तक ज्वाइनिंग लेटर। इतना बोलकर राहुल वहां से चला जाता है और होता भी ठीक वैसा ही है। अगले दिन विराज को कॉल आता है और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इस तरह विराज की एक अच्छी जगह नौकरी लग जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कर्जदार आरती के घर आ जाते हैं। कर्जदारों को देखकर आरती उनके पास जाती है और हाथ जोड़कर उनसे कुछ कहती उससे पहले ही कर्जदार कहते हैं, आरती बहन, मानना पड़ेगा, तुम अपनी जुबान की पक्की हो, पक्की। तुमने कहा था तुम्हारे पति की नौकरी लगेगी तो तुम हमें हमारा पैसा लौटा दोगी, और देखो तुमने वैसा ही किया, अपना सारा कर्जा निपटा दिया। और हाँ, अब तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो बस तुम्हारे घर तुम्हें छोटी सी भेंट देने के लिए आए हैं, क्योंकि तुमने कर्ज के साथ साथ एडवांस पेमेंट भी भर दी है। इतना बोलकर कर्जदार उसके हाथ में कुछ गिफ्ट रखकर चले जाते हैं। ये देखकर आरती की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। राहुल के आने से विराज की अच्छी खासी नौकरी लग गई और अचानक ही उसका कर्ज भी निपट गया। ये सब देखकर आरती तुरंत अपने कमरे में जाती है और अपने पति को फोन करती है। विराज जी, आपने एडवांस पेमेंट ली है क्या? और अगर आपने एडवांस पेमेंट ली भी है तो आपने हमारे सारे कर्जदारों को कर्ज देकर हमारा सारा कर्जा निपटा भी दिया? नहीं तो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर हुआ क्या आरती, आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, जैसे कि हमारा सारा कर्जा निपट गया हो? उसकी बात सुनकर आरती विराज को सारी बात बताती है, जिसके बाद विराज अपना काम जल्द से जल्द खत्म करके घर आता है। घर आने के बाद विराज और आरती घर में राहुल को हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन राहुल उनको कहीं भी दिखाई नहीं देता। उनको इस तरह परेशान देख रीटा और साधना उन दोनों से पूछते हैं, भैया भाभी, आखिर हुआ क्या है? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं और राहुल को क्यों ढूंढ रहे हैं, जैसे कि उसने कोई गुनाह कर दिया हो? नहीं साधना, उसने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि उसने वो किया है जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो गया कहाँ, वो भी अचानक? हो सकता है उसे कोई जरूरी काम आ गया हो, इसलिए वो चला गया हो। आरती, एक काम करो, तुम अपनी ताई जी को फोन करो और उनसे राहुल के बारे में पूछो कि वो कहाँ है। जी भाभी, मैं अभी पता करती हूँ। आरती फोन लगाती कि उससे पहले ही साधना का पति उसे वहां लेने के लिए आ जाता है। ये देखकर आरती, रीटा और विराज तीनों ही काफी खुश होते हैं, लेकिन अब भी उनके मन में राहुल को लेकर शक पैदा हो गया था। राहुल आखिर गया कहाँ, बस यही पता लगाने के लिए आरती अपनी ताई जी को फोन लगाती है। ताई जी, राहुल कहाँ है? क्या वो घर पर है? और अगर घर पर है तो वो यहाँ से बिना बताए क्यों चला गया? आरती बेटा, ये क्या हो गया है तुझे? कैसी बात कर रही है? राहुल तो तेरे घर कभी गया ही नहीं, वो तो घर पर ही है। अपनी ताई जी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आरती के होश हवाश उड़ जाते हैं। उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। ये देखकर विराज उससे पूछता है। विराज के पूछने पर आरती उसे सारी बात बताती है। अगर राहुल यहाँ आया ही नहीं तो हमारे साथ रहने वाला था कौन? भैया, मैं तो कहती हूँ आप पुलिस को फोन कीजिए, जरूर वो कोई ना कोई बहुरूपिया ही होगा जो हमारे घर में तिगड़मबाजी करने आया था। साधना की बात सुनकर अब सभी उसकी बात से सहमत होते हैं, जिसके बाद विराज जैसे ही पुलिस को फोन लगाने जाता है, वैसे ही सुभद्रा अपने कमरे से चलती हुई बाहर आती है। अरे ये क्या कर रहा है मूर्ख तू? पुलिस को बुलाकर किसे पकड़वाएगा, उसे जो इस दुनिया में ही नहीं है। सुभद्रा की आवाज सुनकर सभी लोग पीछे मुड़ते हैं, जहां वो सुभद्रा को अपने पैरों पर चलता और मुंह से बात करता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ, आप अपने पैरों पर? हाँ, मैं अपने पैरों पर। और जिसे तुम बहुरूपिया कह रहे हो ना,
वो कोई बहुरूपिया नहीं बल्कि भगवान ने हमारे लिए किसी फरिश्ते को भेजा था। और ये सब किसी और का नहीं बल्कि आरती की पूजा का कमाल है। मेरी बहू की पूजा ही थी जो भगवान ने हमारे घर किसी फरिश्ते को भेजा, हमारी परेशानियों का हल निकालने के लिए। सुभद्रा को अपने पैरों पर चलता देख अब सभी को आरती की पूजा और उसकी भक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग आरती के साथ मिलकर पूजा पाठ में ध्यान लगाने लगते हैं।